Hello dear students, welcome to our channel Fino Lesson. Students, जैसा कि मैं आप तमाम BPSC TRE 3 2024 एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं जीके, जीएस के लगभग हर विषयों की जैसे कि सामान्य ज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, पर्यावरण, भारतीय संस्कृति, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थव्यवस्था, खेलकूद जैसे विषयों से जुड़े सामान्य ज्ञान का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन और आंसर्स की तैयारी करवाऊंगा। मुझे आशा है कि यदि आप इन सारे प्रश्नोत्तरी की तैयारी ध्यानपूर्वक कर लेते हैं तो आपको आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स और जीके जीएस के सेक्शन के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के जीके जीएस के प्रश्नोत्तरी का सिलसिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल फिनो लेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिले। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इस जीके जीएस के प्रश्नोत्तरी में रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो हैं वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज। तो फ्रेंड्स, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो होते हैं कार्टिलेज, जो कि हमारे नाक और कान में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है कार्टिलेज। कार्टिलेज वह एक सॉफ्ट हड्डी होता है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में? ऑप्शन आपको इसमें मिल सकता है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको देना है मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है। यह कथन गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2000 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका उत्तर है कि वो प्रतिबिंब एक कम चमक वाला एक घोरा हो सकता है। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कम चमक वाला एक घोरा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोरा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब देना है कम चमक वाला एक घोरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, क्षितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो घर्षण बल शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? पेसमेकर जो हमारे हृदय को गति प्रदान करने के लिए एक उपकरण होता है जो हमारे हार्ट में लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? वर्जीनिया एगर ने, जॉन हॉब्स ने, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने या अर्ल डिक्सन ने?
तो इसका सही जवाब है जॉन हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन में प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट, सफेद रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है प्लाज्मा। प्लाज्मा ही वो घटक है जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा? सही जवाब है लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, रक्त में पाए जाने वाला वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, वह कौन सा भाग होता है? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 1, 4 या 3? तो इसका सही जवाब है 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछता है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? सरीसृप, मीन, उभयचर या पक्षी? तो इसका सही जवाब है पक्षी। पक्षी प्राणी जो निम्नलिखित जो आपको वर्ग दिए गए हैं उसमें पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि 4 कोष्ठीय के हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं मछली, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी। 4 कोष्ठीय हृदय वाले, तो इसका सही जवाब है स्तनधारी। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं लसिका कोशिकाएं, क्षार रंग में रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या श्वेत कोशिकाएं? इसका सही जवाब है श्वेत कोशिकाएं। श्वेत कोशिकाएं मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहों से? RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहा से? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? इसका सही जवाब है बंदर से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का या इनमें से कोई नहीं? आप सोच के बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो पहले बल्बों में पाया जाता था वो फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता था। क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन है 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के अनुसार बराबर का हिस्सा किस 2 का है?
मां का, बेटे का, बेटियों का, सभी का। 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम जो हुआ था उसके अनुसार बराबर का हिस्सा किस किस का है। तो आपको स्टूडेंट बता दें कि 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन हुआ था उसमें सभी का बराबर बराबर का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी। जालियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी। जनरल हार्डिंग, कैनिन, जनरल डायर या लॉर्ड डलहौजी ने। आप इसका सही जवाब बताइए। कुछ सेकेंड का हम यहाँ पे पॉज ले रहे हैं। जालियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी। इसका सही जवाब है जनरल डायर ने जालियांवाले बाग में गोलियां चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया था। नागरिक अधिकार कानून, राजनीतिक अधिकार कानून, ए और बी दोनों, या सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नागरिक अधिकार कानून। सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून को पारित किया गया था। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास हुआ था। ऑप्शन में आपसे दिया जा सकता है 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में। इसका सही जवाब है 2005 में। प्रश्न नंबर 19 पूछता है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2007। इसका सही जवाब है 2006। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को कब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। 1962, 1963, 1961 या 1964। इसका सही जवाब है 1964। 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 21 पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया था। घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा का कानून पहली बार कब तैयार किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1999। 1999 साल में घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है कि औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में औषधीय वाले पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि ए और बी यानी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में औषधियों वाले पौधे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार में
लाया जाता है? कैंसर में, टाइफाइड में, मलेरिया में या डेंगू में? तो इसका सही जवाब है कैंसर की बीमारियों के उपचार के लिए टक्सोल नामक का रसायन प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है कि सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ के पौधे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है बांस के पौधे। सोत के घाटी में मुखली नर्सरी में आदिवासियों द्वारा बांस के पौधे लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि पर्यावरण विनाशक के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण विनाशक के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग और रखरखाव की जिम्मेदारियों में असमानता ही वह कारक हैं जिनके कारण से हमारा पर्यावरण जो है वो विनाशक होता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट्स, चिपको आंदोलन के बारे में। पेड़ों की कटाई को रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ की सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पेड़ों की कटाई रोकना। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ही चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन है 1939 से 1945 तक, 1918 से 1939 तक, 1914 से 1918 तक या 1940 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका सही जवाब है 1939 से 1945 तक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया था? घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा का कानून 1999 में पहली बार उसका मसौदा तैयार हुआ था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 पूछ रहा है संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? ऑप्शन आपको दिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री। इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। संसद द्वारा यदि कोई असंवैधानिक कानून बनाया जा सकता है तो उसे एक सर्वोच्च न्यायालय ही है जो निरस्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 30 पूछता है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1932 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 में, 1937 में या 1938 में? इसका सही जवाब है 1936 में। 1936 में ही बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 31 है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश के
का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब चतुर्थ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी बिहार शरीफ। इसका सही जवाब है राजगीर। बिहार के राजगीर पर में गर्म जल के अनेकों स्रोत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, पाल, गुप्त या कुषाण? इसका सही जवाब है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल? तो विक्रमशिला के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 46%। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का 46% व्यय किया जाता है। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सुशील मोदी। बिहार में पहली बार सुशील मोदी जी द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, बिहार की राजकीय वृक्ष है। बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ही सरल सवाल है, सबको इसका आंसर पता ही होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, राजकीय वृक्ष पीपल है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 16, 27 या 19? तो इसका सही जवाब है 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? सांथली, उर्दू, मैथिली या भोजपुरी? तो इसका सही जवाब है उर्दू।
बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। प्रश्न नंबर 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या है 4,25,04,553, 5,25,04,553, 5,25,33,553। तो आपको इसका सही जवाब देना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या है 5,25,04,553। आइए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। बिहार की अधिकतम साक्षर कौन है? बिहार में अधिकतम साक्षर कौन है? शहरी पुरुष, ग्रामीण पुरुष, शहरी महिलाएं या ग्रामीण महिलाएं? तो इसका सही जवाब है शहरी पुरुष। बिहार में अधिकतम साक्षर शहरी पुरुष हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न 44 नंबर है प्रश्न कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन है 66%, 74%, 84% या 86%। इसका सही जवाब है 86%। बिहार में 86% लोग कृषि पर निर्भर हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्धिक संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व के कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिहार में छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रयासों से हुई थी। प्रश्न नंबर 47 बिहार में ये वही क्वेश्चन है, तो चलिए इसे स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून या 25 जनवरी? इसका सही जवाब है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई या 9 मई? इसका सही जवाब है 9 मई। प्रश्न नंबर 50 है मैनम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरल या नागालैंड? इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में मैनम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मैनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले में है और 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ लाल पाड़ा, भौंकने वाला हिरन, पालतू बिल्ली, काला गरुड़, सनबर्ड आदि पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी या पंचम मढ़ी? भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आपसे अगर पूछा जाता है कि 1986 ईस्वी में वर्ष 1986 में भारत में कौन सा वन्यजीव रिजर्व की स्थापना हुई थी, या
ये पूछा जाए कि भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है, तो उसका सही जवाब है नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है? मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर में। मूंगा चट्टान प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? इसका सही जवाब है सी, नेपाल। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। यहाँ फिशिंग कैट, जैकाल, जंगली बिल्ली, तेंदुआ पाए जाते हैं। यहाँ स्लोथ भालुओं की विश्व की सबसे बड़ी संख्या है, जो 200 से 250 तक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन आपको दिया जा सकता है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। इसका सही जवाब है केरल। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल प्रदेश में है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले में है और 344 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली, बंदर, जंगली कुत्ते, हिरन, भालू आदि पाए जाते हैं। यह नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा है। तो यदि आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नीलगिरी रिजर्व का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हिस्सा है, तो आपको इसमें जवाब देना होगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, जो केरल राज्य में स्थित है, वही इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन यह है कि पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? इसका सही जवाब है 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में पारित हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से क्या एक पक्षी अभयारण्य है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कंवल देव नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से क्या एक पक्षी अभयारण्य है? ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59। आर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? आर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार, बीज के प्रकार और बीज का उत्पादन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है कि आर्गोग्राफ जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु अन्य राज्य आते हैं। पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। ये देख चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन इसको स्किप करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन है? औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग या लातूर? इसका सही जवाब है अहमदनगर। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का अहमदनगर सबसे बड़ा जिला है, जिसका हाल में ही नाम को बदलकर अहिल्यानगर रखा जाएगा। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,413 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 63, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? इसका सही जवाब है गोदावरी। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के अजंता श्रेणी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 676 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम। इसका सही जवाब है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के जामनगर में स्थित जामनगर तेल शोधन कारखाना भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है। इसकी उत्पादन क्षमता 12,40,000 बैरल प्रतिदिन है। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-1, NH-2 या NH-10? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 यानी ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर की श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। प्रश्न नंबर 67वां नंबर प्रश्न है कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्त अंग को क्या कहते हैं? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को क्या कहते हैं? राइबोसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम या एपिसोम? इसका सही जवाब है मीसोसोम, यानी कि जीवाणु के माइटोकॉन्ड्रिया के संवृत्ति अंग को मीसोसोम कहते हैं। यह एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो एक साथ रहते हैं वो कौन है? शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि लाइकेन में शैवाल और कवक एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर हैं जो एक साथ रहते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन भी बायोलॉजी से है। वो ये है कि इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? सह एंजाइम, एंजाइम, हार्मोन या पाचक पदार्थ। इसका सही जवाब है सह एंजाइम। सह एंजाइम के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। 70वां नंबर प्रश्न है कि मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजेन से, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, कार्बनिक यौगिकों से। इसका सही जवाब है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों से। मध्यम वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों से बनती है। प्रश्न नंबर 71वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो मानव के शरीर में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचारण होता है? 72वां नंबर प्रश्न है कि किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम, वसीय अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों या अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है अमीनो अम्ल, यानी कि पची हुई प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल के रूप में शरीर में संचरण करती है। प्रश्न नंबर 73वां देख लेते हैं। 73वां प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण कहां हुआ था? यानी कि मानव के हृदय का ट्रांसप्लांट कहां हुआ था सबसे पहले? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में? यानी कि मानव का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहां हुआ था? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव का हृदयारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 74वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ये एक केमिस्ट्री का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? चांदी, तांबा, सीसा या पारा? इसका सही जवाब है सीसा। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि जो चांदी है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तांबा और एल्युमिनियम अच्छे, जबकि पारा बुरा चालक है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। 75वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर और राइंटजन। इसका सही जवाब है कि चैडविक। ऑप्शन नंबर ए, चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस किस चीज से बने होते हैं? प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटोनों और आइसोटोन से, प्रोटोनों और आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका सही जवाब है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है? निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है? ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसका सही जवाब है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है? ब्यूटेन होता है, हम पहले देख चुके हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होता है? ध्यान देंगे, रेडियो एक्टिव नहीं होता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनियम या जर्कोनियम? इसका सही जवाब है जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 80, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, शीशा या एल्युमिनियम? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम ही वो चीज है जिन्हें खाद के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? कोका कोला के खट्टे स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है वो इसमें पाए जाने वाले फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 82 खेलकूद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ए, बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। भारत यह मैच 5 विकेट से हार गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। बंगाल के बंटवारे की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तत्पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा किया गया। बंगाल के पश्चिम क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए जबकि पूर्वी क्षेत्र हिंदुओं के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, यह हम देख चुके हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न नंबर 85, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? चौरी चौरा के घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? ऑप्शन आपको दिया जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन को कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई।
गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न नंबर 87, तराइन की पहली लड़ाई डैश के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई डैश के बीच हुई थी। मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो फ्रेंड्स, तराइन की पहली लड़ाई ऑप्शन नंबर बी आपको सेलेक्ट करना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में चहमानों और उनके सहयोगियों के खिलाफ तराइन, हरियाणा, भारत में आधुनिक तराउरी के खिलाफ मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में एक तुर्की जनजाति धुरिंद और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों के बीच में लड़ी गई थी। चहमान राजा पृथ्वीराज चौहान ने धुरिंद राजा मुरैज अल-दीन को हराया, जिन्होंने एक साल बाद तराइन की दूसरी लड़ाई में इस हार का बदला लिया था। प्रश्न नंबर 88 भी वही है। प्रश्न नंबर 89, डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य में लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक कवर किया था। डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसने साम्राज्य के लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक कवर किया था। ऑप्शन है उसका अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक कवर किए थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त की। उसके गुलाम जनरल मालिक कम्फूर ने देवगिरी, वारगल, द्वार समुद्र और पंडियन साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। प्रश्न नंबर 90 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? जौ, गन्ना, चावल और जौ, केवल गन्ना, केवल जौ। तो इसका सही जवाब है केवल गन्ना। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल गन्ना का ही साक्ष्य नहीं मिला है, उसमें जौ, गन्ने, चावल, मटर इन सभी का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, चावल और मटर के साक्ष्य मिले हैं, जिसे तब की कृषि के बारे में जानकारी मिलते हैं। गन्ने की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नंबर 91, नून माटी किस लिए प्रसिद्ध है? नून माटी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या कागज उद्योग। इसका सही जवाब है पेट्रोलियम उद्योग। नून माटी पेट्रोलियम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नून माटी असम का क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 92, सेबी SEBI के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह बाजार नियामक है, यह वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इसके निर्णयों की प्रतिपूर्ति अपीलीय न्याय करने में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सेबी के बारे में जो असत्य है इस कथन में वो यही है कि इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहां है?
ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा और राजकोट। सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आवास बैंक होम लोन देने वाली भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना 2003 में किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? के.एस. कृष्णास्वामी समिति, नरसिंह समिति, रंगराजन समिति या एस. पद्मनाभन कमेटी? इसका सही जवाब है बी, नरसिंह समिति। नरसिंह की अध्यक्षता में नरसिंह समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की स्थापना 1998 में की गई। इसकी सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की स्थापना 2023 से की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 95, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू हुआ था? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1994, 1995, 1997। इसका सही जवाब है 1995। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई और जेंडर डेवलपमेंट माप जीडीएम की शुरुआत 1995 में हुई थी। नंबर 96, किस वर्ष आईडीबीआई को पुनर्गठित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से अलग किया गया था? कब आईडीबीआई को पुनर्गठित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से अलग किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1976, 1999 या 1991। जिसका सही जवाब है 1976। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। 1976 में इसे आरबीआई के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 97 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, सी डी देशमुख, पीसी महालनोबिस या सुब्मिल दत्त। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? इसका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न नंबर 98, हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। इसका सही जवाब मणिपुर। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का एक त्योहार है। यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख त्योहार है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। यह नागा लोगों की कला और संस्कृति के विकास के लिए मनाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, संगीत या नृत्य? इसका सही जवाब है साहित्य। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष कहां मनाया जाता है? जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर या अजमेर? इसका सही जवाब है ए जयपुर। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल फिनोलेसन को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था?
बिहार में अंतिम बार, सबसे लास्ट बार जो लास्ट राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2007 में? इसका सही जवाब है 2005 में। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो, यह हमारा जीके और जीएस का प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल फिनोलेसन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।